नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं उमा एक्सपोर्ट्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बिजनेस, कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन में आगे बात करने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपने ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है या शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए और आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सके और इस तरह से हम छोटे इन्वेस्टर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप बाय या सेल नहीं करेंगे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1988 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट्स करती है बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, व्हीट, शुगर, स्पाइसेस, ड्राई रेड चिलीज, फूड गेन्स, पल्सेस एटसेट्रा। ये कंपनी एक B2B ट्रेडर है जो मैन्युफैक्चर, सप्लाईज एटसेट्रा को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड बर्मा से बल्क क्वांटिटीज में इंडिया में दाल, फैबिन्स, काली उड़द दाल और तूर दाल मीन्स अरहर की दाल जैसे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। कंपनी का बिजनेस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता जा रहा है और ऑलमोस्ट 10% के आसपास का बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से शुरू हो गया है, जो कि है मलेशिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो कि काफ़ी अच्छे। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहला एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो काफ़ी टाइम से कंपनी को चला रही है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेगमेंट में स्पेशली ट्रेडिंग की बात करें तो कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है और साथ ही इस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तीसरा, कंपनी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। चौथा, कंपनी का क्लाइंट्स के साथ काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और साथ ही रिपीट बिजनेस भी है। फ्रेंड्स, आइए अब शेयर के टेक्निकल ग्राफ पे भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है, जो आपका क्लोजिंग प्राइस था 58 रुपये समथिंग के आसपास से क्लोज दिया है इसका प्राइस। और इसका जो करेंट सपोर्ट है, जो अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है अभी के ग्राफ के हिसाब से, वो है आपका 50 से 55 का रेंज। ये जो आपका प्राइस है ना 50 से 55 का रेंज, ये एक अभी के लिए अभी ठीक ठाक यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो प्राइस है काफ़ी अपने सपोर्ट के पास में ही है, जो कि आपका 58 है। तो अगर यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री करना चाह रहा है या फिर कोई एवरेज करना चाह रहा है तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि अभी आप बिल्कुल ना करें, आप इसे आने दें इस अपने रेंज में 50 से 55 के रेंज में, इस रेंज में आ जाए, देन आप यहाँ पे एवरेज करिएगा या फिर अगर कोई न्यू एंट्री करना चाहता है तो न्यू एंट्री करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ही एवरेज करना है या फिर यहीं पे आपको न्यू एंट्री करना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एंट्री करना चाहता है या फिर एवरेज करना चाहता है तो आपको इस रेंज में आने के बाद करिएगा। तो ये आपका काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिल रहा है अभी इस ग्राफ में। तो और ध्यान रखिए एक और बात फ्रेंड्स, कोई भी अगर न्यू एंट्री करना चाहता है और वो कर रहा है या फिर एवरेज करना चाहता है अगर वो कर रहा है तो इस रेंज में अगर वो कर रहा है तो हल्के क्वांटिटी के साथ में ही आपको एंट्री करना है। और अगर ये रेंज 50 का जो रेंज है, ये जो है 50-55 का रेंज ये टूटता है तो देन आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि 45 से लेके 40 का इस रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहले जो ये रेंज है 50 से 55 का, इस रेंज में आपको हल्के क्वांटिटी में ही एंट्री करनी है, न्यू एंट्री करनी है या फिर एवरेज करनी है। ये टूटे तो आप और नीचे जाके एवरेज कर सकिएगा, पैसे अपने बचा के रखिएगा उसके लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जब तक ये आपका 65 से लेके 70 ये जो रेंज है ना, ये रेंज जब तक पार नहीं करेगा, जब तक इसमें मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। अभी वीकनेस है, कमजोरी है और अपने सपोर्ट रेंज के काफ़ी पास है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ कहीं पे ये होल्ड करे या फिर इसे तोड़ के या मतलब ब्रेक करके नीचे की ओर जाने की कोशिश करे। रिट्रेट कर सकता है बट चांसेस मुझे कम है। मुझे लगता है कि या तो ये साइडवेज में जाएगा, मीन्स यहीं पे कहीं पे घूमेगा। मैं इसे एक बार क्लीन कर दूं तो मैं कह रहा हूँ कि यहीं कहीं पे ये होल्ड करेगा इस रेंज में, इस यहाँ पे या फिर इस रेंज में, देन कुछ टाइम के बाद ही रिट्रेट करेगा और मजबूती 65 से 70 के बाद आएगी।
तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं, मैं किसी को भी इसमें एंट्री करने के लिए नहीं कह रहा हूं या फिर एवरेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं एंट्री करने की या फिर एवरेज करने की, तो वो है आपका ये रेंज 50 से 55 का, और हल्के क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि कंपनी काफ़ी एक छोटी है तो इस पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हल्के क्वांटिटी के बाद में अपने क्वांटिटी को धीमे धीमे आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा जैसा कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जाएगी, तो लंबे अवधि में अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बाद में धीमे धीमे वो अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करें, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें। फिलहाल के लिए कंपनी में आप हल्के क्वांटिटी के साथ ही एंट्री करिएगा और इसे क्लोजली मॉनिटर करिएगा। कंपनी की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 197 करोड़ की कंपनी है, 197 करोड़ की, जो कि काफ़ी छोटी सी कंपनी है। वही स्टॉक पी की बात करें तो 16.2 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू की बात करें तो 20.6 है, 20 समथिंग का बुक वैल्यू है आपका। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0 शो कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। आरओसी की बात करें तो 22.6% का आरओसी है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन आरओसी देखने को मिल रहा है। वही आरओई की बात करें तो 19.2 है, 19 समथिंग का आरओई है, जो कि एक अच्छा आरओई देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 है, मीन्स आगे आपको इसमें स्टॉक स्प्लिट देखने को जरूर मिलेगा। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 32 का है, वही आपका स्टॉक पी आपका 16 है। तो अगर इसका स्टॉक पी कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, मीन्स आधे पे ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टॉक पी के वैल्यूशन के हिसाब से देखें तो अभी ये काफ़ी आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.84 है, मीन्स मोटा मोटी आप इसे 3 समझ सकते हैं। तो अगर इसे कंपेयर करें बुक वैल्यू से, अगर देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू को, तो ये भी काफ़ी नीचे की ओर है, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी से भी वैल्यूशन यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पे आपको काफ़ी ठीक ठाक वैल्यूशन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अभी फिलहाल के लिए 3 गुना ही आसपास देखने को मिल रहा है। वही ईपीएस की बात करें तो 4.87 है, जो कि कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ही बिलो एवरेज है। वही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो माइनस में है, जो कि एक परेशानी की बात है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 46.2% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें तो 17.17 करोड़ का कैश है। वही अगर डेट की बात करें तो लगभग 42 करोड़ का डेट है। तो एक चीज़ यहाँ बहुत काफ़ी परेशानी की बात देखने को मिल रही है कि डेट काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पे, और कंपनी के पास कैश काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छा खासा इस कंपनी में परेशानी या फिर टेंशन वाली बात है। पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.5% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर इसे समरी करते हैं, इन शॉर्ट में डिस्कस करें कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है, तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि परेशानी की बात है। कैश यहाँ पर कम है, जो कि एक परेशानी की बात है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट सेल्स ग्रोथ जो कि कम है, तो ये भी आपका कुछ खास नहीं है, तो ये भी एक परेशानी की बात है। ईपीएस यहाँ पे बेकार देखने को मिल रहा है, कुछ खास नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू ओके है, ओके सा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करते स्टॉक पी तो ये आपको ठीक है, सस्ते में मिल रहा है। आरओसी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओई यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये दो तीन चीज़ ही अच्छी है, मीन्स आरओसी आरओई यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और कुछ यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू और सेक्टर पी, स्टॉक पी की, तो बस यही कुछ दो तीन चीज़ यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रही है, बट बाकी चीज़ उतनी कुछ खास नहीं है। खासकर मुझे यहाँ परेशानी देखने को मिल रही है। डेट की बात करूँ तो डेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, कैश कंपनी पे पास काफ़ी कम है। बट फ्रेंड्स, ये था इनिशियल रेशियो। तो इस इनिशियल रेशियो पे आप अभी डिसीजन ना लें, अभी आगे चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, तो वहाँ पे ये सारे फिगर से जो और भी अच्छे से क्लियर होंगे और एक क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ और वहाँ का फाइल को, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल। तो अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 साल से सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही खास ये रेशियो होता है, ये देखना होता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं सेल्स के साथ में, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कोर बिजनेस से क्या प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, वो बताता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कभी भी आप किसी कंपनी का आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइल देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर ध्यान दें।
तो सेल्स के साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का अदर इनकम देखें तो कुछ खास नहीं है। खैर इस तरह की जो कंपनी होती है वहाँ पे अदर इनकम को आप अवॉइड करें। अदर इनकम स्पेशली देखा जाता है बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल जो सेक्टर होती है, फाइनेंस से रिलेटेड, उस सेक्टर के लिए अदर इनकम इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इन सब के लिए अदर इनकम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी अदर इनकम को भी जरूर एक बार देख लें। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो फाइल है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट पे देखते हैं कंपनी का क्या है। तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो शेयर कैपिटल देखें तो ये कंपनी का पिछले 3 साल से फिक्स है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह काम करता है। वही कंपनी का रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। वही अगर डेट की बात करें, कर्ज की बात करें, तो 2019 से 41 करोड़ था, वही 2020 में कम की कंपनी ने अपने डेट को, वही 2021 में फिर से ये इंक्रीज हुआ है। तो देखा जाए तो फिलहाल तो कंपनी पे डेट ज़्यादा है। कंपनी के जो जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट कैपिटलाइज, जो भी मार्केट की जो साइज है लगभग 200 करोड़ के आसपास की कंपनी, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी पे डेट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। बट फिर भी कंपनी अच्छा खासा अपने बीच में 2020 में कंपनी ने अपने डेट को कम की थी, लगभग आधे पे लेके आ गई थी, आधे से ज़्यादा कम कर ली थी, बट फिर से ये इंक्रीज हुआ है। तो कुछ तो परेशानी की बात है, बट यहाँ पे ये देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि कंपनी में पोटेंशियल है अपने कर्ज को कम करने के लिए, या फिर काफ़ी जल्दी चाहेगी तो ये आगे जाके कम कर सकती है। और एक चीज़ है कि कंपनी का जो ये कर्ज कम हुआ है, कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज नहीं होने दिया, जो कि एक ये भी अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सी कंपनी होती है कि अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है, मीन्स कंपनी इन्वेस्टर से पैसे उठा लेती है और अपने डेट को या फिर कहीं अपने कंपनी को ग्रो के लिए या फिर एक्सपेंड करने के लिए कंपनी फंड रेज करती है अपने इन्वेस्टर से, तो उस वजह से भी कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है। बट शेयर कैपिटल इंक्रीज होना, जो कि मैंने आपको बताया था, कर्ज की तरह होता है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो वापस अपने इन्वेस्टर को पैसे वापस करने भी होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होना तो कंपनी पे एक तरह से कर्ज की तरह होता है। तो यहाँ ने कंपनी ने कुछ भी शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं किया कंपनी ने, और कंपनी ने अपने डेट को कम किया। तो यहाँ पे एक अच्छा सा पॉइंट या अच्छा सा साइन कुछ देखने को मिल रहा है कि कंपनी में पोटेंशियल है, आगे जाके कम कर सकती है अपने डेट को, या फिर काफ़ी तेज़ी से कम कर लेगी। तो खैर ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कंपनी आगे किस तरह से काम करती है या फिर क्या होता है, तो ये तो देखने वाली बात होगी। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो यहाँ पे आपका 2019 से 20 में कम हुआ था ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वही 21 में फिर से ये हल्का से इंक्रीज हुआ है। बट देखा जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2019 से 2021 में पिछले 2 साल में कंपनी का कम होके काफ़ी कम हुआ, फिर हल्का सा इंक्रीज हुआ, तो एक तरह से आप इसे कम होता हुआ ही कहेंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम होना एक परेशानी की बात है। वही कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रेशियो नेट कैश फ्लो देखना। तो ये देखें तो 2019 से 2020 में कंपनी का माइनस में चला गया था और 2021 में ये फिर से प्लस में आया है। तो माइनस में जो जाने का रीज़न मुझे लगता है कि आपका ये पैंडेमिक हुआ होगा, बट ये श्योर नहीं है इस कंपनी के साथ ये पैंडेमिक है, बट बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि पैंडेमिक सारे बिजनेस में, दुनिया के हर एक कंपनी हर एक बिजनेस को इफेक्ट की थी। तो मुझे लगता है ये पैंडेमिक की वजह से कम हुआ, बट कंपनी फिर से 21 में ये ग्रो कर ली है, अपने इंक्रीज में मतलब प्लस में आ गई है नेट कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पे हल्का सा डिस्टर्ब दिख रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट में अगर देखें तो वहाँ पे डेट भी डिस्टर्ब दिखा था, जो कि कंपनी फिर से माइनस में चली गई थी आपका, जो कि मतलब कि जो डेट था वो कंपनी का इंक्रीज हो गया था अचानक से। तो ये जो है सब पैंडेमिक की वजह से डिस्टर्बेंस मुझे लग रहा है बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो। तो देखा जाए मोटा मोटी देखा जाए या कहा जाए तो कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक यहाँ पे ओके सा देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी काफ़ी मजबूत है फाइनेंशियली और आगे भी मजबूत रहेगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट ठीक ठाक इसे कंसिडर किया जा सकता है और उम्मीद लगाया जा सकती है कंपनी आगे अपने आप को फाइनेंशियली और अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगी और ऊपर की ओर निकल सकती है। खैर ये टाइम बताएगा, आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा कि कंपनी क्या करती है या फिर क्या नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटली मुझे ठीक ठाक लग रहा है और पर्सनली मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है।
बट फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, चूंकि कंपनी अभी बहुत छोटी है और कंपनी पे डेट भी ठीक ठाक है, तो अगर आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप इस शेयर को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन, और आपके पर्सनल ओपिनियन में ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और साथ ही आपके नज़र में कोई और स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप उस स्टॉक का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें।